मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक जंगल में दो लड़के शिकार करने आए थे। लेकिन तभी रे बर्न नाम का आदमी यहाँ पे आ जाता है, जो इन्हें शिकार करने से रोक लेता है। तो ये जान के लड़के बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि रेबन पहले उनकी ही तरह हंटर हुआ करता था, लेकिन अब किसी वजह से वो एनिमल लवर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ एलिस कार्ल नाम के पुलिस वाले के पास जाती है, क्योंकि कार्ल ने एक फैक्ट्री से एलिस के भाई को पकड़ा है। लेकिन कार्ल के पास एलिस के भाई को जेल में डालने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं था, तो वो लड़के को आजाद कर देता है। जिसके बाद एलिस अपने भाई से पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम उस पेपर मिल फैक्ट्री में क्यों गए थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो फैक्ट्री अच्छी जगह नहीं है। लेकिन उसका भाई कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन तभी एलिस को रेडियो पे रिपोर्ट मिलती है कि नदी के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। तो एलिस जल्दी से इंसिडेंट वाली जगह चली जाती है, जहां एलिस दिखती है कि डेड बॉडी की तो बुरी हालत हो चुकी है। तो फॉरेंसिक वाला बताता है कि ये बॉडी प्रोबेबली एक हफ्ते से नदी में बह रही है। साथ ही बॉडी की गर्दन पे एक चोट है, जो मौत का कारण हो सकती है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉप्स जंगल की तलाशी लेने लगते हैं। तो एलिस को काफी जगह खून के निशान मिलते हैं। तो जल्द ही पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि उस लड़की का शिकार किया गया है। कोई आदमी इतना संकी कैसे हो सकता है, जो जानवरों के बजाय इंसानों का शिकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रे बर्न अपनी बेटी ग्वेन की याद में काफी दुखी है। तो हमें पता चलता है कि 5 साल पहले ग्वेन गायब हो गई थी, लेकिन अब 5 साल बाद सभी ने एज्यूम कर लिया है कि ग्वेन मर चुकी है। मगर रेबन को अभी भी उम्मीद है कि उसकी बेटी कहीं न कहीं जिंदा है। वैसे रेबन ने अपनी बेटी की याद में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी खोली है, जहां जानवरों का शिकार करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ग्वेन को जानवर काफी पसंद थे। तो रेबन ने हंटिंग छोड़ दी और अब वो इस सेंचुरी का गार्डियन बन चुका है। एक दिन रेबन से मिलने ऑफिसर कार्ल और उसकी वाइफ आते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये लेडी पहले रेबन की वाइफ और ग्वेन की मदर थी, मगर ग्वेन के गायब हो जाने के बाद लेडी ने मूव ऑन कर लिया। साथ ही इस लेडी ने कार्ल के साथ शादी कर ली और अब वो प्रेग्नेंट भी है। तो ये जानकर रेबन काफी अपसेट है कि उसकी एक्स वाइफ ग्वेन को इतनी जल्दी भूल गई। इसके बाद लेडी रेबन से कहती है कि हम ग्वेन का फ्यूनरल करना चाहते हैं, मगर रेबन सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एलिस को जांच करते समय एक एरो मिलता है, जिससे उस लेडी को हंट किया गया था। तो इस एरो की जांच करने पे एलिस को एक लोगो नजर आता है। तो एलिस अपने भाई के पास जाके पूछताछ करने लगती है, पर वो एलिस को कुछ बता पाता उससे पहले ही इन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है। तो एलिस को चेक करने पे पता चलता है कि उसके घर पे तो रेबन आया हुआ है। रेबन ने न्यूज देख ली है कि पुलिस को जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। तो रेबन कंफर्म करना चाहता है कि कहीं वो डेड बॉडी उसकी बेटी की तो नहीं है। जिसके बाद एलिस रेबन को मॉर्ग ले जाती है, जहां लड़की की डेड बॉडी को देख के राहत की सांस लेता है, क्योंकि ये बॉडी उसकी बेटी की नहीं है। तो वो चुपचाप अपने घर लौट आता है। पर अब एलिस काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। तो वो डॉक्टर से रेबन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि रेबन पहले गजब का हंटर था, मगर 5 साल पहले उसकी बेटी लापता हो गई, तभी से रेबन ऐसा हो गया है। नेक्स्ट डे रेबन अपने घर में उन पेपर्स को चेक कर रहा होता है जो उसकी वाइफ ने छोड़े थे। ये पेपर ग्वेन के डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जरूरी हैं। तो जब रेबन इन पेपर्स पे साइन करने वाला था, तब उसका डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है। तो रेबन अलर्ट होके सीसीटीवी को चेक करने चला जाता है। तो वो देखता है कि जंगल में एक आदमी भालू की खाल पहन के घूम रहा है, लेकिन फिर वो आदमी रेबन के कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रेबन जल्दी से जंगल चला जाता है, जहां वो जोर से चिल्लाता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन तभी उस पे हमला हो जाता है, जिसपे हमलावर एरो से हमला कर देता है, जिनसे बचते हुए रेबन फाइट बैक करने लगता है, मगर कोई फायदा नहीं। एक एरो रेबन को लग जाता है। तो मजबूर होकर रेबन उस एरो को तोड़ देता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसे रास्ते में एक ट्रक नजर आता है, जो कि उस शिकारी का था। तो रेबन इस ट्रक पे क्रॉस मार्क लगा के चला जाता है, ताकि इस ट्रक को बाद में पहचाना जा सके। और फिर वो अपने घर लौट आता है, जहाँ पे वो एरो को निकाल के अपने घाव को ट्रीट करने लगता है। इसके बाद रेवन अपने सीसीटीवी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की डेड बॉडी जंगल में मिली है, उसे उसी शिकारी ने हंट किया था, जिसने रेबन पे हमला किया था। साथ ही अब वो अपना न्यू शिकार कर रहा है। तो रेबन जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगता है,
ताकि वो उस शिकारी को रोक सके। जल्द ही वो जंगल में लौट आता है तो उसे खून के निशान मिल जाते हैं जिन्हें वो फॉलो करने लगता है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि शिकारी ने उसे देख लिया है, यानी अब उसकी जान फिर से खतरे में है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो शिकारी से हो गई थी, तो वो शिकारी के डायरेक्शन में गोली चला के उसे भगा देता है। इसके कुछ टाइम बाद रेबन एक लेक के पास पहुंचता है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। तो चेक करने पर रेबन को पता चलता है कि ये लड़की तो अभी भी जिंदा है। तो वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन उसे चलते चलते रात हो जाती है। तो रेबन अपने घर जाने के बजाय एक सेफ हाउस चला जाता है जो उसने जंगल में ही बनाया था। लेकिन तभी उस लड़की को होश आ जाता है जो उसे देखे काफी डर जाती है। तो रेबन उसे समझाता है कि डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो वो लड़की शांत हो जाती है। तो रेबन उससे पूछताछ करने लगता है कि वो आदमी कौन था जो तुम्हारा शिकार कर रहा था, लेकिन काफी पूछने पे भी वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। वहीं एलिस एक वेपनरी शॉप जाती है जहां हंटिंग के इक्विपमेंट बेचे जाते हैं। तो एलिस स्टोर के ओनर को जंगल से मिला एरो दिखाते हुए बोलती है कि जो डेड बॉडी जंगल में मिली थी उसे इस एरो से मारा गया था। कुछ जानते हो इसके बारे में? तो शॉप का ओनर बताता है कि ये एरो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसे बो के बजाय एक दूसरे वेपन से चलाया जाता है जिसका नाम एटल है, और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना हंटिंग वेपन है। और जहाँ तक मुझे पता है इस वेपन का यूज होना भी बंद हो चुका है, लेकिन मैं एक लोकल आदमी को जानता हूँ जिसका नाम सैम है जो शायद अभी भी ऐसा वेपन यूज करता है। और खास बात, वो आदमी शॉ मिल की फैक्ट्री में अक्सर जाया करता है। तो एलिस फैक्ट्री में पूछताछ करने चली जाती है, लेकिन एलिस को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो वो वापस जाने लगती है, मगर एक लड़की एलिस को बता देती है कि सैम पास के ही एक घर में रहता है, तुम उसे वहाँ पे ढूंढ सकती हो। तो एलिस सैम के घर चली जाती है जहाँ उसे अटल बनाने के सामान मिल जाते हैं। लेकिन तभी ट्राइबल पुलिस ऑफिसर कार्ल यहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये एरिया तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो एलिस बताती है कि मुझे शक है कि सैम ही उन लड़कियों को हंट कर रहा है। तो कार्ल बताता है कि टाउन से एक और लड़की गायब हो चुकी है और मेरा शक तुम्हारे भाई ब्रुक्स पे है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हारे भाई को उस लड़की के साथ देखा गया था जो अभी किडनैप हुई है। वहीं दूसरी तरफ रेबन को पता चलता है कि ये लड़की बोल नहीं सकती क्योंकि किसी ने उसके नेक को ऑपरेट करके उसकी बोलने की एबिलिटी को छीन लिया है। जरूर ये काम उस शिकारी का ही है ताकि ये लड़की चिल्ला के हेल्प बुला नहीं पाए और वो शिकारी आराम से अपने प्रे को हंट कर सके। तो लड़की रे को लिख के बता देती है कि उसका नाम मॉली है। तो रे इस बच्ची को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं एलिस अपने घर लौट आती है ताकि वो ब्रुक्स से सवाल जवाब पूछ सके, मगर उसे ब्रुक्स कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी एलिस को रिपोर्ट मिलती है कि रेबन ने 2 लड़कों की हंटिंग राइफल छीन ली है। तो एलिस रेबन के घर जाने लगती है। वहीं रेबन मॉली को लेके अपने घर लौट आता है, लेकिन अब उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं और वो सही था क्योंकि वो शिकारी यही था जो रेबन पे हमला कर देता है, जिससे इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है जिसमें वो शिकारी रेबन को आसानी से हरा देता है और फिर वो अपने एरो को मॉली के पेट में घुसा देता है जिससे मॉली बैडली इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो रेबन का काम तमाम करने जा ही रहा होता है कि उसे घर पे कार की लाइट्स नजर आती हैं, तो वो घर में छुप जाता है। ये कार शेरिफ एलिस की थी जो रेबन से मिले आई थी, लेकिन उसे घर में मॉली की बॉडी दिखाई देती है और इसी समय रेबन भी गन लेके आ जाता है। तो एलिस एज्यूम कर लेती है कि वो ही असली किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। तो रेबन उसे बताता है कि अपने पीछे देखो, असली किलर तुम्हारे पीछे है। तो एलिस किलर पे गन तान देती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ये किलर तो वैसी ही हरकत कर रहा है जैसा कि उसका भाई ब्रुक्स करता है। तो एलिस को लगता है कि ये किलर तो उसका भाई है, जिससे एलिस के इंसानियत की धज्जियां उड़ जाती हैं और वो अब डायरेक्टली रेबन को गोली मार देती है क्योंकि सिर्फ रेबन ही खून का गवाह है जो उसके भाई को सजा दिलवा सकता है। तो अब एलिस उसे जान से मारना चाहती है। इसके बाद एलिस किलर से बोलती है कि ब्रुक्स अब घर चले जाओ, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी। लेकिन अब तक रेबन यहाँ से भाग चुका था। तो एलिस रेबन को ढूंढने लगती है ताकि वो रेबन को जान से मार सके, मगर गलती से वो एक ट्रैप पे पैर रख देती है जिससे एलिस बैडली इंजर्ड हो जाती है। वहीं रेबन शेरिफ कार में रेडियो पे मेडिकल हेल्प बुलाने लगता है, जिसके बाद वो कार लेके कार्ल के घर चला जाता है जहाँ वो कार्ल को बताता है कि मुझे एलिस ने गोली मारी है क्योंकि वो अपने भाई ब्रुक्स को बचाना चाहती है। ब्रुक्स ही उन लड़कियों का शिकार कर रहा है। वहीं रेबन के घर पुलिस आ जाती है तो एलिस उन्हें बताती है कि रेबन ही किलर है, जल्दी से उसकी मैन हंट चालू करवा दो।
वो रेबन के मुंह खोलने से पहले ही उसे जान से मारना चाहती है, मगर वो ये देख के घबरा जाती है कि मॉली अभी भी जिंदा है। वहीं कार्ल और उसकी वाइफ रेबन को फैक्ट्री में ले जाते हैं ताकि वो पुलिस की नजरों से दूर रेबन का इलाज करवा सकें, क्योंकि हॉस्पिटल में पुलिस उसे ढूंढ रही होगी। इसके बाद कार्ल डॉक्टर जोन्स को बुला लेता है ताकि वो रेबन का इलाज कर सके। तो डॉक्टर को देख के रेबन उसे पहचान लेता है कि ये तो मॉर्ज में काम करता है। इसके बाद डॉक्टर रेबन का ट्रीटमेंट चालू कर देता है और जब कार्ल और डेबी बाहर वेट कर रहे होते हैं तब उन्हें ब्रूक्स से नजर आ जाता है। तो कार्ल उसे अरेस्ट करने के लिए बैकअप बुला लेता है, मगर पुलिस को देख के ब्रूक्स काफी घबरा जाता है और फिर वो उस बस में चढ़ जाता है जिसमें रे का इलाज चल रहा था। तो वो अरेस्ट से बचने के लिए डॉक्टर जोन्स को हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन कार्ल मौका पाके उसे पकड़ लेता है। वहीं एलिस को न्यूज मिल जाती है कि उसके भाई को ट्राइबल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वो ट्राइबल पुलिस के ऑफिस चली जाती है। तो कार्ल एलिस से पूछता है कि क्या तुमने रेबन पे गोली चलाई थी, मगर एलिस सिर्फ इतना ही कहती है कि रेबन रीसेंट किलिंग्स का प्राइम सस्पेक्ट है और अब मैं ब्रूक्स से मिलना चाहती हूँ। लेकिन कार्ल इसके लिए साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि पहली बात तो ये कि ये तुम्हारी काउंटी नहीं है, तो यहाँ पे बॉस मत बनो, और दूसरी बात ये ब्रूक्स अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद जल्द ही ब्रूक्स पुलिस को एक घर ले जाता है जहाँ उसने सैम को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो पूछताछ के बाद इन्हें पता चलता है फैक्ट्री में ब्रूक का सैम से झगड़ा हुआ था, तब से वो सैम को यहाँ पे रख रहा है। साथ ही जब एलिस ने रेबन को मारने की कोशिश की थी तब ब्रूक्स फैक्ट्री में ही मौजूद था, जिसके कई आई विटनेस भी हैं, यानी वो शिकारी ब्रूक्स को इमिटेट करके खुद को बचाना चाहता है। तो ये सब जान के एलिस काफी दुखी है कि अनजाने में उसने शिकारी को आजाद कर दिया था, साथ ही उसने एक इनोसेंट को मारने की कोशिश भी की थी। तो एलिस बाकी ऑफिसर से कहती है कि उन लड़कियों को रेबन ने नहीं मारा है, उस पे से सभी चार्जेस हटवा दिए जाएं। वहीं अब तक बस में रेबन का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था, तो वो डॉक्टर का काफी शुक्रगुजार है, मगर वो ये जान के काफी शॉक्ड है कि ब्रूक्स असली कातिल नहीं है। तो रेबन अपने घर लौट आता है जहां उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल और एलिस उस फैक्ट्री पहुंच जाते हैं ताकि वो सैम से पूछताछ कर सकें। तो सैम क्लियर करता है कि ये एरो उसने नहीं बनाया है। तो ये लोग वापस जाने लगते हैं। तो कार्ल एलिस को बताता है कि तुम अब सेफ हो क्योंकि रेबन ने अपना बयान वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि उसे गोली उस शिकारी ने मारी थी। वहीं दूसरी तरफ रेबन अपने घर में सारी शराब की बोतलों को सिंक में खाली कर देता है क्योंकि अब वो कभी भी शराब पीना नहीं चाहता। लेकिन वो लास्ट बोतल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता क्योंकि ये बोतल उसने उस दिन खरीदी थी जिस दिन उसकी बेटी गायब हुई थी। इसके बाद रेबन एक बार में जाता है ताकि वो अपना पुराना उधार चुका सके। तो बाहर जाते वक्त उसे वो ट्रक नजर आ जाता है जो उसने जंगल में देखा था, जो ऑब्वियसली उस शिकारी का है। तो रेबन इस ट्रक का पीछा करने लगता है, लेकिन वो ये देख के काफी हैरान है कि इस ट्रक को तो एक ओल्ड मैन चला रहा है जो शिकारी नहीं हो सकता। लेकिन रेबन को ओल्ड मैन से पता चलता है कि कभी कभी उसका पड़ोसी भी इस ट्रक को घुमाने ले जाता है। तो रेबन फिर ओल्ड मैन के नेबर के घर चला जाता है जहाँ पे उसे घर में अटल वेपन मिल जाता है। साथ ही वॉल पे मिसिंग गर्ल्स की फोटो भी लगी हुई हैं जिनमें से ग्वेन भी एक थी। तभी रेबन को टेबल पे एक लेडी की बॉडी दिखाई देती है जिसके गले में सर्जरी करके वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दी गई है। लेकिन रे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो किलर यहाँ पे आके रेबन को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में मॉली का इलाज चल रहा था तो उससे मिलने एलिस आती है और वादा करती है कि मैं असली किलर को सजा दिलवा के रहूंगी। लेकिन तभी एलिस को मॉली के गले पे वैसा ही निशान मिलता है जैसा कि प्रीवियस डेड बॉडीज में मिला था। तो एलिस प्रीवियस डेड बॉडीज के ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखने के लिए चली जाती है। तो लेडी डॉक्टर एलिस को डॉक्टर जॉन के ऑफिस ले जाती है क्योंकि उसी ने डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की थी। तो ऑफिस में एलिस को डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखाई पड़ती है। तो डॉक्टर बताती है कि ये लड़की डॉक्टर जॉन की बेटी मेलिसा बून थी जिसे नशे में धुत एक आदमी ने उड़ा दिया था। साथ ही उसने मेलिसा को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तो एलिस को मेलिसा के गले में एक लॉकेट दिख जाता है जिसपे एमबी का लोगो बना हुआ था जो मेलिसा के नाम का शॉर्ट फॉर्म है। साथ ही ये लोगो एलिस ने उन एरोस पे भी देखा है जिन्हें वो शिकारी यूज करता है। तो एलिस को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर जॉन ही वो असली किलर है। तो वो जल्दी से डॉक्टर के घर चली जाती है जहां उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है। पर डॉक्टर जॉन का कोई भी अता पता नहीं था क्योंकि वो तो रेबन की कार लेके यहाँ से जा चुका था। इसके बाद डॉक्टर रेबन को जंगल में निकाल के उससे कहता है कि अब भागना चालू कर दो, मैं तेरा शिकार करने वाला हूँ।
तो रेबन भागना चालू कर देता है और इसी समय एलिस भी रेबन के घर आ चुकी थी। तो वो सीसीटीवी पे देख लेती है कि डॉक्टर रेबन का शिकार कर रहा है, तो वो भी जंगल की साइड चली जाती है। वहीं जंगल में रेबन मौका पाके डॉक्टर पे हमला कर देता है, जिससे डॉक्टर इंजर्ड हो जाता है। तो रेबन पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप करके उसे क्यों मारा। तो डॉक्टर बताता है कि मेरी बेटी को एक शराबी ने मारा था, तो मुझे पता चला कि तुम भी एक शराबी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया। तो रेबन डॉक्टर को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर एलिस यहाँ पे आके रेबन पे गन तान देती है और कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे डॉक्टर को अरेस्ट करने दो, फिर ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मगर रेबन कहता है कि जब तुम्हारे भाई की बारी आई थी तब तुमने मुझे बिना हेजिटेशन की गोली मार दी थी, और अब क्या हुआ, तुम्हारे दिल में इस जानवर के लिए इंसानियत जग रही है, क्या सिर्फ तुम्हें ही सही गलत का फैसला करना आता है। और फिर वो डॉक्टर को एक एनिमल ट्रैप पे गिरा देता है, जिससे डॉक्टर तड़प तड़प के मरने लगता है। वैसे एलिस चाह के भी रेबन पे गोली नहीं चला पाई थी, तो रेबन ये कह के यहाँ से निकल जाता है कि शेरिफ अब हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद रेबन की बेटी का फ्यूनरल होता है, जिसमें मॉली भी शामिल थी, क्योंकि अब तक वो ठीक हो चुकी है। और लास्ट सीन में रेबन अपनी बेटी की याद में दारू पीने की बजाय उसे लेक में ठिकाने लगा देता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।